सोचिए एक 21 साल का लड़का जिसे ना इंडिया की हिस्ट्री पता थी ना मुंबई शहर का मैप। फिर भी वही लड़का भारत के सबसे बड़े शहर को 60 घंटे तक हिला देता है। सवाल ये नहीं है अजमल कसब ने गोली क्यों चलाई, सवाल ये है उसे यहाँ तक कौन लाया, कौन उसे तैयार करके भेजा और सिस्टम ने उसे रोक क्यों नहीं पाया। आज की ये कहानी सिर्फ एक टेररिस्ट की नहीं, ये कहानी है रेडिकलाइजेशन, सिस्टम फेलियर और एक ब्रेन वॉश्ड पॉन की। 26/11 मुंबई अटैक्स के बाद दुनिया भर में सिर्फ एक चेहरा बार बार दिखा, अजमल कसब। लेकिन मीडिया ने हमें सिर्फ चेहरा दिखाया, पूरी कहानी नहीं। आज हम इस वीडियो में ये समझेंगे कसब असल में कौन था, पाकिस्तान में कैसे रेडिकलाइज हुआ था, समंदर के रास्ते इंडिया कैसे आया था, मुंबई में क्या हुआ था और इंडिया ने उससे कैसे लीगली हैंडल किया था, और सबसे ज़रूरी बात, हम इस केस से क्या सीख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अजमल कसब का जन्म पाकिस्तान के पंजाब के एक गरीब गांव में हुआ था। गरीबी, ब्रोकन फैमिली, पढ़ाई अधूरी की और बचपन से ही उसके पास ना फ्यूचर का प्लान था ना डायरेक्शन का। ऐसे ही लोग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के लिए सबसे आसान शिकार होते हैं। कसब भी उन्हीं में से एक था। कंफ्यूज्ड, गुस्से से भरा हुआ और आइडेंटिटी की तलाश में था। पाकिस्तान में कई एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे ही लड़कों को टारगेट करती हैं। उन्हें बताया जाता है तुम एक मिशन पर जा रहे हो, तुम हीरो बनोगे, मर गए तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। ट्रेनिंग कैंप्स में गन चलाना, ग्रेनेड यूज करना, शहर में पैनिक क्रिएट करना और सबसे डेंजरस, सोचना बंद करना सिखाया जाता है। कसब को भी एक टूल बनाया गया, डिसीजन मेकर नहीं। कसब और उसके साथ ही समंदर के रास्ते आए थे। फिशिंग बोट को हाईजैक किया गया था और बोट का जीपीएस यूज किया और अरेबियन सी क्रॉस करके मुंबई पहुंच गए। यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, कोस्टल सिक्योरिटी ने उन्हें पहले क्यों नहीं रोका? उस वक्त कोऑर्डिनेशन कम था, सर्वेलेंस वीक था, अलर्ट्स को सीरियसली नहीं लिया गया। ये एक इंडिविजुअल फेलियर नहीं था, ये एक सिस्टम गैप था। शाम के करीब 8 बजे लोग काम से लौट रहे थे और टूरिस्ट्स कैफेज में बैठे थे, होटल्स में गेस्ट्स डिनर कर रहे थे। सब कुछ नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मल। पर समंदर के किनारे कसब और उसके साथी शहर में घुस चुके थे। समंदर के किनारे कुछ मछुआरे उनको देखकर पूछताछ करने लगे। उस वक्त कसब उनको कहा, अपने काम से काम रखो। ये सुनते ही लोग आसपास की पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन पुलिस इसको कैजुअल तरह लेती है, सोचती है ये सब नॉर्मल है, होता रहता है। कुल 10 टेररिस्ट्स आए थे, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे, वो है लश्कर-ए-तोयबा। 2-2 के ग्रुप में बटे हुए एक ही मकसद के साथ आगे बढ़ने लगे, मैक्सिमम फियर, मैक्सिमम केओस। वो 10 टेररिस्ट आ तो गए थे, कहाँ जाना है, क्या करना है, उनको सिग्नल और कोई दे रहा था। कसब और इस्माइल जिस टैक्सी को पकड़ के जा रहे थे, उस टैक्सी के नीचे दोनों 1 घंटे का टाइमर फिक्स कर देते हैं, और जब टैक्सी से उतरकर रेलवे स्टेशन की तरफ निकलते हैं, टैक्सी 1 किलोमीटर दूर जाकर ब्लास्ट हो जाती है। मौके पर ड्राइवर की मौत और कई लोगों की जानें चली जाती हैं। उसके बाद रात के लगभग 9:20 पर कसब और उसका साथी इस्माइल छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के अंदर एंट्री लेते हैं। उनको आने से पहले वीडियो दिखाया गया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। जब कसब देखता है भीड़ बहुत कम है, क्योंकि रात का टाइम था इसलिए भीड़ कम थी, तब कसब गुस्सा होकर अबू हमजा को कॉल लगाकर बात करता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ क्लियर है, कसब किसी भी अटैक का मास्टरमाइंड नहीं था, वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा था, जैसे एक रिमोट कंट्रोल्ड पॉन। उसके बाद कसब और इस्माइल दोनों बाथरूम जाते हैं और गन और ग्रेनेड निकालकर रेडी करते हैं, और बाहर जाकर राइफल्स निकालते हैं और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। कोई टारगेट नहीं था, बस भीड़ को देखकर ही फायरिंग शुरू कर देते हैं। वहाँ के लोग जो जिंदा बचकर वापस आ गए थे, वो लोग बोल रहे थे कि जब कसब फायरिंग कर रहा था, पागलों की तरह हंस रहा था, जैसे कोई वीडियो गेम खेल रहा हो। उन दोनों को पता था अगर पुलिस आ भी गई तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि पुलिस के पास इतना एडवांस वेपन नहीं होगा। यही सोचकर वो गन के 6 मैगजीन्स खाली कर देते हैं। फिर उनको इंस्ट्रक्शन मिलता है कि कोलाबा के मशहूर लियोपोल्ड कैफे में अटैक करना है। लियोपोल्ड कैफे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से बहुत दूर है और रात बहुत हो चुकी थी, सड़क पूरी सुनसान थी, तो कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी जाने के लिए। पुलिस की वैन फायरिंग करते करते उनका पीछा कर रही थी, तो वो चलते चलते कामा हॉस्पिटल में पहुंच गए, लेकिन वहां उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला था अटैक करने का।
जब उनको पता चला कि 2 हथियार वाले आदमी हॉस्पिटल के आसपास हैं, तो कामा हॉस्पिटल के सारे स्टाफ ने मेन डोर बंद कर लिए थे। उसके बाद कसब और इस्माइल दोनों घुसकर हॉस्पिटल के चारों तरफ खाली राउंड लगाकर चले आए। इसी बीच पुलिस को खबर मिलती है कि 2 टेररिस्ट कामा हॉस्पिटल के पास दिखे गए हैं, तो तुरंत एटीएस के हेड एक एसपी और 4 पुलिस कांस्टेबल को लेकर कामा हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाते हैं। कसब और इस्माइल पुलिस की वैन आते देखते ही एक झाड़ी में छुप जाते हैं। जब पुलिस की वैन पास आती है तो अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। इसी बीच कसब के हाथ में गोली लगती है, फिर भी वो दोनों अपनी बंदूक की 2 मैगजीन उन पर खाली कर देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मौके पर एटीएस के हेड और एसपी शहीद हो जाते हैं। पीछे बैठे एक कांस्टेबल जाधव जिंदा रहते हैं, उनके कंधे और पैर में गोली लगी रहती है। उसके बाद कसब और इस्माइल पुलिस गाड़ी को लेकर लियोपोल्ड कैफे की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में गाड़ी के टायर में गोली लगने की वजह से टायर फट चुकी होती है, तो ऑपोजिट साइड एक कपल अपने फैमिली के साथ स्कॉडा कार में जा रहे होते हैं। उनको ये दोनों रोककर उनकी गाड़ी लेकर चल देते हैं, लेकिन जल्दी में उन कपल और उनकी फैमिली को गोली मारना भूल जाते हैं। इस तरफ जो कांस्टेबल जाधव घायल थे, वो कंट्रोल रूम फोन करके बोल देते हैं कि 2 टेररिस्ट लियोपोल्ड कैफे की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद पुलिस पूरी फोर्स तैयार रहती है उनको पकड़ने के लिए। जब स्कॉडा कार पहुंचती है, तब इस्माइल कार को रिवर्स कर रहा होता है। पुलिस फायरिंग शुरू कर देती है और मौके पर इस्माइल की मौत हो जाती है। जब पुलिस गाड़ी का डोर खोलती है तो कसब जिंदा रहता है और पुलिस पर फायरिंग करने ही वाला होता है, तो काराम ने कसब की सारी गोली अपने सीने में ले ली और वहीं पर शहीद हो गए। वहीं पर कसब जिंदा पकड़ा गया। मीडिया के मुताबिक कसब के इंटरव्यू से ये पता चला कि इन आतंकियों को बोला गया था, अगर कोई पूछे तो हिंदू आतंकी संगठन से आए हैं ऐसा बताना, और उनके हाथों में लाल कलर का धागा बांधकर भेजा गया था। उसके बाद कसब के 2 और साथी लियोपोल्ड कैफे में पहुंच जाते हैं और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। वहां बहुत सारे फॉरेनर्स भी मारे जाते हैं। उसके बाद ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल में और 2 टेररिस्ट घुसकर वहां भी फायरिंग शुरू कर देते हैं। वहां भी बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारे फॉरेन गेस्ट्स को हॉस्टेज बनाया गया। उनका टारगेट था इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया का नाम खराब करना। उसके बाद और 2 टेररिस्ट एक छोटी सी बिल्डिंग नरीमन हाउस में अटैक करते हैं, और यहाँ कोई मिलिट्री टारगेट नहीं था, सिर्फ आइडियोलॉजी का शिकार हुए। वहां टेररिस्ट हाउस के स्टाफ को बोलते हैं कि वाइन से पर्दे में छिड़ककर लाइटर से आग लगा दो। एक स्टाफ इतना डर गया था कि उससे लाइटर भी जल नहीं पा रहा था, तो ये देखकर एक टेररिस्ट गुस्से में उसको गोली मार देता है और दूसरे स्टाफ हाउस में उनके कहने पर चारों तरफ आग लगा देते हैं। फिर आई सबसे खौफनाक जगह, ताजमहल पैलेस होटल। लग्जरी, हेरिटेज और इज्जत का सिंबल। कसब के बाकी साथी वहां एंट्री पॉइंट में घुसते ही फायरिंग शुरू कर देते हैं। हमारे इंडिया के गौतम अदानी वहां मीटिंग के लिए गए थे। वो मीटिंग खत्म करके निकल ही रहे थे, होटल के एंट्रेंस में पहुंचने ही वाले थे, उनको एक कॉल आता है और बताया जाता है और एक मीटिंग शेड्यूल हुई है। जैसे ही गौतम अदानी अंदर जाते हैं, गोलियों की आवाज उनके कानों तक पहुंचती है। उसके बाद उनको एक सेफेस्ट रूम में ले जाकर छुपा लिया जाता है। बहुत मुश्किल से उनको वहां से निकाला जाता है। मीडिया के मुताबिक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बाद सबसे ज्यादा कैजुअल्टी होटल ताज में ही हुई थी। वहां बहुत लोग मारे भी गए और बहुत लोगों को हॉस्टेज बनाकर रूम में बंद कर दिया गया। उसके बाद वो लोग एक रूम चुनते हैं जिसे उस रूम को कंट्रोल रूम बना सकें, जहां पर सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान बैठे टॉप आतंकियों को दे सकें। इसी सीन का कॉल रिकॉर्डिंग आप धुरंधर मूवी में सुन सकते हो कि कैसे वहां बैठे टॉप आतंकियों के साथ किस तरह कॉन्वर्सेशन कर रहे थे और कैसे होटल ताज में घुसे आतंकियों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। मुंबई पुलिस के बाद दिल्ली से स्पेशल फोर्स बुलाई गई। एनएसजी ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो शुरू हुआ। मौसम खराब होने की वजह से फ्लाइट से कमांडोज के आने में लेट होने की वजह से पहले मुंबई में मार्कोस कमांडोज की छोटी सी बेस है, तो उनको पहले बुलाया जाता है और होटल ताज भेजा जाता है। उसके दूसरे दिन 240 एनएसजी आने वाले थे। मौसम खराब और बड़ी प्लेन इस सिचुएशन में नहीं उड़ पाएगी, इसलिए एक छोटी फ्लाइट में 120 एनएसजी को लाया जाता है और सबको डिवाइड करके कुछ एनएसजी होटल ताज, ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल, लियोपोल्ड कैफे में भेजा जाता है। जब एनएसजी कमांडोज होटल ताज पहुंचते हैं तो हमारी हिंदुस्तानी मीडिया लाइव करके बताती रहती है कि कैसे मौसम की वजह से ऑपरेशन में डिले हुआ, अभी कमांडोज कहां तक पहुंची हैं, कैसे कैसे वेपन उनके पास हैं, कहां से आ रहे हैं, सब कुछ अपने चैनल में लाइव बताया जा रहा था।
इसी वजह से होटल ताज में ऑपरेशन इतना लेट तक चला और 60 घंटे तक गोलीबारी हुई और होटल ताज जलता रहा। उसके बाद 28/1 की सुबह पता चलता है कि होटल ताज के सारे टेररिस्ट एलिमिनेट हो चुके हैं, लेकिन कुछ कमांडोज भी हमारे शहीद हो गए। उनमें से मेजर संदीप एक थे। उसके बाद 28/1 सुबह 9:30 बजे ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल में जितने टेररिस्ट थे उनको भी मार गिराया गया। 29/1 सुबह लियोपोल्ड कैफे में जितने टेररिस्ट थे सबको एलिमिनेट किया गया। मीडिया के मुताबिक 26/11 अटैक में 130 सिविलियंस की डेथ, 18 पुलिस एंड सिक्योरिटी, 26 फॉरेन नेशनल्स, टोटल डेड 166 और इंजर्ड 300 प्लस हुए थे। कसब जिंदा पकड़ा गया और ये अपने आप में एक टर्निंग पॉइंट था। इंडिया ने उसे तुरंत मार दिया होता तो सच कभी सामने नहीं आता। उससे मिली सारी इंफॉर्मेशन से उरी सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशन इंडिया नहीं कर पाता। कसब को लीगल राइट्स मिले, ओपन कोर्ट ट्रायल हुआ और लॉयर भी दिया गया। पूरी दुनिया ने देखा कि इंडिया ने बदले से नहीं कानून से जवाब दिया। उसके बाद 2012 में सुप्रीम जुडिशियल प्रोसेस के बाद उसे फांसी दी गई। कसब मर गया, लेकिन सवाल अभी भी जिंदा रह गए। जो लोग उसे भेज रहे थे वो कहाँ है? रेडिकलाइजेशन का नेटवर्क अब भी जिंदा है। गरीब, लॉस्ट यूथ अब भी टारगेट हो रहे हैं। और कसब विलन नहीं, वार्निंग था। एक मिसाल की कैसे एक आदमी को ब्रेन वॉश करके पूरी सिटी के खिलाफ यूज किया जा सकता है। इसी तरह ट्रू स्टोरी डिटेल्स अगर आप देखना चाहते हो तो बेजी FX स्टूडियो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।